तो आज हम देखेंगे गंगा के मैदान के अंतर्गत उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत गंगा के मैदान को। कल हमने देखा था पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान। मुख्य तौर पर यदि हम उत्तर के विशाल मैदान के ऊपरी भाग की बात करें तो उसमें पंजाब हरियाणा का मैदान और राजस्थान का मैदान शामिल किया जाता है। विशेष तौर पर कहा जाता है कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित ये पंजाब हरियाणा और राजस्थान का मैदान शामिल है। विशेष तौर पर उत्तर भारत के मैदान में जब हम पूर्वी सिरे पर आते हैं और उत्तर के विशाल मैदान के मध्यवर्ती भाग की ओर हम आते हैं तो यहाँ पर हमें विस्तृत रूप में गंगा के मैदान के दर्शन होते हैं। कहा जाता है भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और इसकी सहायक नदियों की संख्या भी अन्य दो बड़ी नदियां जो भारत में बहती हैं, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, उनके मुकाबले गंगा की सहायक नदियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि गंगा नदी का विस्तार और गंगा के मैदान का विस्तार काफ़ी ज़्यादा है सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की अपेक्षा। तुलनात्मक दृष्टिकोण से यदि हम देखें, आज हम गंगा के मैदान की बात करेंगे तो कहा जाता है कि यह एक अग्रगर्त के रूप में बना हुआ है। एक अग्रगर्त में निर्मित। अब ये अग्रगर्त होता क्या है? कहा जाता है कि हिमालय पर्वत आज जहाँ पर स्थित है वहाँ और उत्तर के विशाल मैदान वाले क्षेत्र में एक कम गहरा जल क्षेत्र था, उथला जल क्षेत्र जिसे हम टैथिस सागर के नाम से जानते हैं। यही टैथिस सागर दरअसल अग्रगर्त कहलाता है और यहाँ पर लगातार गंगा और उसकी सहायक नदियाँ मिट्टियों का जमाव करती थी, निक्षेप करती थी। परिणाम स्वरूप एक समतल धरातल का निर्माण हुआ। बेहद मोटी और गहरी उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर पनपी, जो वर्तमान में गंगा के मैदान के नाम से जानी जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में हम और विस्तार से चलते हैं और बात करें अगर इसके क्षेत्रफल की। गंगा के मैदान के कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो कहा जाता है कि लगभग 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है, अर्थात एक क्षेत्रफल का बड़ा हिस्सा अपने में समेटे हुए है गंगा का मैदान। कहा जाता है इसका ढाल पश्चिम पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें गंगा के मैदान के बारे में तो यहाँ पर प्रवाहित होने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो इस भूभाग को उपजाऊ क्षेत्र में परिवर्तित करती है। इनमें सबसे पहले नाम आता है गंगा नदी का। गंगा नदी के साथ इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं जो विशेष तौर पर इस गंगा के मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, जिनमें यमुना और सोन, यमुना नदी और साथ ही हम देखेंगे सोन नदी। इसके अतिरिक्त जो अन्य नदियां हैं जैसे घाघरा या घग्घर नदी भी इसे कहा जाता है चौथे क्रम पर। पांचवें क्रम पर हम देखते हैं गंडक और नंबर 6 पर है कोसी। अर्थात गंगा, यमुना, सोन, घग्घर, गंडक और कोसी नदी
गंगा के मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये सभी नदियां इस क्षेत्र को बेहद उपजाऊ बनाती हैं और उर्वर भूमि का निर्माण करती हैं। अन्य कुछ तथ्यों को हम देखते हैं। यहाँ हम गंगा के मैदान का विभाजन करेंगे और गंगा के मैदान के उपभाग को हम देखेंगे। गंगा के मैदान का विभाजन। कहा जाता है गंगा के मैदान को मुख्य तौर पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहले है ऊपरी गंगा का मैदान। वहीं नंबर 2 पर है मध्य गंगा का मैदान। वहीं नंबर 3 की हम बात करें तो इसमें शामिल है निचली गंगा का मैदान। इस तरीके से हम देखते हैं गंगा का मैदान 3 अलग-अलग भागों में विभाजित है। इसे थोड़ा-सा और विस्तार पूर्वक हम देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऊपरी गंगा का मैदान और इस ऊपरी गंगा के मैदान की प्रमुख विशेषताओं को। कहा जाता है कि इसका विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। अर्थात मुख्य तौर पर आप गंगा के मैदान का जब अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि गंगा के तीनों भाग क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में फैले हुए हैं। ऊपरी गंगा की बात हम करते हैं तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी सिरा इसमें शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अ, अगर हम यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियों की बात करें जो यहाँ प्रवाहित होती है तो इसमें सबसे पहले आता है यमुना। नंबर 2 पर आता है गंगा। वहीं नंबर 3 की हम बात करें तो रामगंगा। रामगंगा नदी के बाद नंबर 4 पर हम देखते हैं शारदा नदी। शारदा नदी के बाद यदि हम 5वें क्रम पर देखें नंबर 5 पर जो यहाँ प्रवाहित होने वाली नदी है उसमें गोमती का नाम शामिल किया जाता है। इसके पश्चात छठे क्रम पर यदि हम देखें तो घाघरा या घग्घर घग्घर नदी का उल्लेख भी ऊपरी गंगा के मैदान में किया जाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे 6 नदियां हैं जो कि इस मैदान को उपजाऊ बनाने में अपनी भूमिका निभाती है। क्रमशः यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती और घग्घर नदी। दूसरा हम देखते हैं मध्य गंगा का मैदान। ये नंबर 1 पर था, ये नंबर 2 पर है। मध्य गंगा की हम बात करें तो मुख्य तौर पर अगर हम इसका विस्तार देखें तो उत्तरी बिहार
एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तार है, अर्थात यह मैदान मध्य गंगा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। अगर देखें हम यहाँ पर प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं वे कौन कौन सी हैं? प्रमुख नदियों की हम बात करते हैं तो इसमें है कोसी, अगला है घग्गर, इसके अलावा गंडक और अंत में गंगा। तो इस प्रकार से गंगा और उसकी सहायक नदियाँ कोसी, घग्गर, गंडक मध्य गंगा के मैदान का निर्माण करती है और इसे एक उपजाऊ भूभाग बनाती है। कहा जाता है कि मध्य गंगा के मैदान में खादर भूमि की अधिकता पाई जाती है। मैंने बताया था आपको कि एक होता है बांगर मिट्टी, एक होता है खादर मिट्टी। बांगर मिट्टी अर्थात पुरातन जलोढ़ मिट्टी और खादर भूमि या खादर मिट्टी अर्थात नवीन जलोढ़ मिट्टी प्रतिवर्ष बाढ़ का मैदान बाढ़ का जल इसी मध्य गंगा के मैदान में एकत्रित होता है और बाढ़ के रूप में जल से आच्छादित कर देता है क्षेत्र को। किंतु जैसे ही बाढ़ का पानी कम होता है तो एक मिट्टी की महीन मोटी परत बिछ जाती है जो बेहद उपजाऊ होती है और इस तरीके से प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप होता रहता है मध्य गंगा के मैदान में। कहा जाता है कि गंगा के मैदान के सभी भागों में ये सर्वाधिक उपजाऊ है। अर्थात संभवतः उत्तर के विशाल मैदान में मध्य गंगा का मैदान ही एक ऐसा क्षेत्र है जो प्रोडक्शन, फर्टिलिटी, उत्पादन के मामले में सर्वाधिक संपन्न माना जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ें और देखते हैं तो यहाँ पर कहा जाता है कि मार्ग परिवर्तन करने वाली नदियाँ प्रवाहित होती हैं। नदियों का मार्ग परिवर्तन अर्थात यहाँ ऐसी नदियाँ बहती हैं जो अपने रास्ते को अचानक से बदल देती हैं, परिवर्तित कर देती हैं और इसीलिए यहाँ प्रवाहित होने वाली कुछ नदियाँ जैसे कोसी, घग्गर, गंडक ये विश्वासघाती नदियाँ कहलाती हैं अर्थात अपने रास्ते से अचानक दूसरी ओर बहने लगती हैं एक नए रास्ते को बनाते हुए। इस तरीके से कहते हैं कि मध्य गंगा के मैदान में नदियों का मार्ग परिवर्तन सर्वाधिक मात्रा में होता है और यही वजह है कि यहाँ प्रतिवर्ष सर्वाधिक मात्रा में बाढ़ आता है। आगे हम बढ़ते हैं और गंगा के मैदान का अंतिम भाग देखते हैं जिसे हम जानते हैं निचली गंगा के मैदान के तौर पर। यहाँ हम देखेंगे नंबर 3 पर निचली गंगा का मैदान। आइए जानते हैं निचली गंगा के मैदान के बारे में जो जानने योग्य तथ्य हैं, अहम तथ्यों को। कहा जाता है कि विशेष तौर पर ये पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है।
अ, निचली गंगा की मैदान की बात की जाए तो विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल का जो उपजाऊ भूभाग है, मैदानी इलाका उसे शामिल किया जाता है। अ, कहते हैं कि ये गंगा के डेल्टा तक विस्तार है इसका। आपको ज्ञात होगा मैंने बताया था गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जो कि नदी के अंतिम सिरे पर बनता है। सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है इसे और यह विश्व का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला डेल्टा है। कहते हैं निचली गंगा का मैदान का विस्तार गंगा नदी के अंतिम सिरे तक है जब तक वह बंगाल की खाड़ी में नहीं मिल जाती है। कहा जाता है यहाँ प्रवाहित होने वाली जो प्रमुख नदियां हैं, यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ, अगर नदियों की हम बात करें तो कुछ नदियाँ हैं जिनके नाम मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, जिसमें नंबर 1 पर है तीस्ता, नंबर 2 पर है ढाका और नंबर 3 पर है डोरसा, नंबर 4 पर है दामोदर। दामोदर नदी भी अपने मार्ग परिवर्तन हेतु जानी जाती है और कहा जाता है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कहा जाता है कि निचली गंगा के मैदान में सबसे नया मिट्टी या नवीनतम कॉप मिट्टी का निक्षेप हुआ है। स्वाभाविक सी बात है, नदियों का जो सबसे अंतिम सिरा होता है, अंतिम क्षेत्र होता है, वहाँ पर नदियों की मिट्टियों का सर्वाधिक जमाव होता है और सबसे नवीनतम या नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप हमेशा नदी के अंतिम भाग पर होता है और यही वजह है कि निचली गंगा के मैदान में सबसे नए प्रकार के मिट्टी का निक्षेप हुआ है। इस प्रकार से गंगा के मैदान का ये अ, विस्तृत वर्णन था। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे उत्तर के मैदान का विस्तार और पंजाब हरियाणा का मैदान हमने देखा, राजस्थान का मैदान हमने देखा, गंगा का मैदान हमने देखा। अब यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर के विशाल मैदान का अंतिम भाग जिसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। आइए एक झलक हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के बारे में। आमतौर पर इसे असम घाटी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक विस्तार और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित मैदान का सर्वाधिक विस्तार असम में ही पाया जाता है। कहा जाता है मेघालय पठार, मेघालय राज्य है, मेघालय पठार एवं हिमालय पर्वत के मध्य अवस्थित है। कौन? ब्रह्मपुत्र का मैदान, जिसे आमतौर पर असम वैली के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखें जहाँ प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं, मुख्य तौर पर प्रमुख नदी की हम बात करें तो स्वाभाविक सी बात है,
ब्रह्मपुत्र नदी आएगी और दूसरा दिहांग और इसके अलावा दिबांग। ये 3 नदियां विशेष तौर पर उल्लेखित हैं ब्रह्मपुत्र के मैदान में प्रवाहित होने वाली। कहा जाता है ब्रह्मपुत्र के मैदान में ही ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य असम में माजुली द्वीप का निर्माण हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान का ये सारा हिस्सा, जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का मैदान, जिसे हम सिंधु के मैदान के नाम से जानते हैं, और इसके बाद गंगा का मैदान, और गंगा के मैदान के बाद ब्रह्मपुत्र के मैदान के रूप में जाना जाता है। ये सभी मिलकर उत्तर के विशाल मैदान, विशाल और भारत के सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग का निर्माण करते हैं। इस तरीके से उत्तर के विशाल मैदान का ये खंड पूरा होता है। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे तटीय मैदान एवं द्वीप समूह, जो भारत का अंतिम भौतिक प्रदेश है। तो उम्मीद है आज का ये क्लास पसंद आया होगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।